हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कॉल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर का एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन किया था और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी ओवर अदर फ्यूल्स। कि जो अदर हमने फॉसिल फ्यूल्स पढ़े थे, कॉल, पेट्रोलियम, टोटल हमने 3 फॉसिल फ्यूल पढ़े थे, कॉल, पेट्रोलियम, कॉल पढ़ा था, पेट्रोलियम पढ़ा था और एक पढ़ा था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का अदर नेम क्या दिया था हमने? सीएनजी गैस। सीएनजी गैस, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल है सीएनजी और जो एलपीजी हमने पढ़ा था, जिसका फॉर्मेशन हमने पेट्रोलियम से किया था। सबसे पहले पेट्रोलियम से जो पेट्रोलियम गैस है वो सेपरेट हुई थी। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि जो बाकी फॉसिल फ्यूल हैं उनके कंपैरिजन में सीएनजी और एलपीजी का यूज हमें करना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है। तो इसका रीजन क्या है? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल अवर अदर्स आर। क्योंकि देखो क्या है, जो हमारी एलपीजी और सीएनजी गैस है वो बहुत इजीली बर्न होती है, स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है, इनका जो हीट है यानी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा हीट हमें देगी, इसलिए इसका यूज जो है अदर फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन अच्छा है, इनसे एयर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बेनिफिशियल क्यों है, इसके रीजन क्या है? दे कैन बी इजीली बर्न, बहुत इजीली ये बर्न हो जाते हैं। Their transport is easier and they can be transported through pipelines. इनका pipelines के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो बहुत आसान है। They do not give out smoke when burnt and are called क्लीन फ्यूल। जब इन्हें बर्न किया जाता है तो किसी भी टाइप का कोई स्मोक नहीं आता, तो यानी एयर पोल्यूशन भी नहीं बढ़ता है। दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी जो हीट है, इनसे जो हीट मिलेगी हमें वो बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड सरफेसिंग का फॉर्मेशन करने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है उसका आपको नेम बताना है। हमारा आंसर इसमें रहेगा बिटुमिन। लेकिन बिटुमिन से पहले किसका यूज किया जाता था? इसके फॉर्मेशन में हम कोल तार का यूज करते थे। पहले कोल तार का होता था, लेकिन प्रेजेंट में अब किसका यूज होने लगा है? बिटुमिन का यूज होने लगा है रोड सरफेसिंग में। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फ्रॉम डेड वेजिटेशन, यानी जो डेड वेजिटेशन है उनसे कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स थे, डेड रिमेन से जब कोल का फॉर्मेशन हुआ था, तो कोल का जब फॉर्मेशन हुआ तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन हमने बोला था। कार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो डेड रिमेन्स थे उनसे कोल का फॉर्मेशन होना कार्बोनाइजेशन था। अब इसका प्रोसेस क्या है? तो क्या बताया था कि जो हमारे लैंड प्लांट्स हैं उनकी डेथ होगी, सॉइल की लेयर आएगी उनके ऊपर, उनका डिकम्पोजिशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, और इसमें लगभग मिलियन ईयर्स लगते हैं कोल का फॉर्मेशन होने में। तो जब कंटिन्यू डेथ होती है, सॉइल का लेयर आता है, हमारे प्लांट प्लांट्स डेथ जो डेड हैं वो फिर सॉइल का लेयर, तो कंटिन्यू लेयरिंग होती जाएगी, वहां नीचे जो है ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं रह पाता, उनका डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होगा, वो डेड रिमेन में चेंज हो जाएंगे। और जो डेड रिमेन है वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोसेस देखो क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर अगो डेंस फॉरेस्ट गॉट buried under the soil due to natural processes like storms, floods and earthquakes। जो नेचुरल प्रोसेसेस होगी उनके कारण क्या होगा, जो हमारे डेंस फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे सारे खत्म हो जाएंगे। दिस डेंस फॉरेस्ट गॉट कंप्रेस्ड एज मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर देम। तो ये जो डेड प्लांट्स हैं इनके ऊपर धीरे धीरे इनकी डेथ होती जाएगी, उनके ऊपर सॉइल का लेयर बनेगा, फिर डेड प्लांट्स आ जाएंगे, फिर सॉइल का लेयर, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है। अंडर हाई प्रेशर, जब लेयरिंग ज्यादा से ज्यादा बन जाएगी, हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी,
और ड्यू टू द लेयर्स ऑफ सॉइल डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। दिस प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो जो हमारे डेड वेजिटेशन थी, इनसे जो कॉल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल्स, हमने 3 फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड लास्ट हमने पढ़ा था नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है, इसे हमने दूसरा नेम क्या दिया था? सीएनजी। और ये स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलती है और इनसे किसी भी टाइप का एयर पोल्यूशन नहीं होता। इन दोनों से एयर पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन नेचुरल गैस से हमने देखा था कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। जो ये प्रोसेस है, इसे हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम है उससे उसके डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग। लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज, जिससे बहुत कम पोल्यूशन होता है, उसका नेम बताना, उस फॉसिल फ्यूल का आपको नेम बताना है। वो फॉसिल फ्यूल हमारा होगा सीएनजी या नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है उससे किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टिक ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारा देखो स्टेटमेंट है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरीज। क्या फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन लेबोरेटरीज में कर सकते हैं? नो। तो हम फॉल्स, ये गलत कथन है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है इनका फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और जो नेचुरल प्रोसेस है उनको हम कभी भी लेबोरेटरीज में नहीं करवा सकते हैं। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। क्या CNG मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल है? नो। फॉल्स, इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि CNG जो है बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती है, क्योंकि एक स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न होती है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है वो प्योर फॉर्म है, राइट। कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। बिल्कुल राइट, लगभग 200 जो सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है, तो ट्रू। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। क्या कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो कैरोसिन तो एक फॉसिल फ्यूल है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्यों है? क्योंकि हमें किससे मिल रहा था? कैरोसिन का फॉर्मेशन किससे? रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग करते हैं तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हमें मिलता है कैरोसिन। कैरोसिन मिल रहा था, तो कैरोसिन क्या एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। तो ये क्या बोल रहा है? कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो कैरोसिन वो तो एक फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट देखो, हमारा इसी में क्वेश्चन आता है, explain why fossil fuels are existable natural resources। जितने भी हमारे जो fossil fuel है वो existable resources हैं, इसको explain करना है कि reason क्या है। तो जो हमारे fossil fuels हैं इनका formation होने में million years लगते हैं। जब अगर ये एक बार खत्म हो गए तो क्या इनका formation easily हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और ये एक limited quantity में present है, इसलिए अगर इनका यूज ज्यादा करोगे खत्म हो जाएगा और फिर वापिस इनको formation होने में million years टाइम में, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इसलिए ये एक एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स that get buried deep inside the earth। अर्थ के बहुत अंदर जाकर क्या होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है, इनका डिकम्पोजिशन होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डेड रिमेन्स बनेंगे, तब जाकर कोई हमारे फॉसिल फ्यूल मिलते हैं और इस प्रोसेस को बहुत लंबा टाइम मिलता है। दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन कंडीशंस विच कैन नॉट बी प्रोवाइड इन द लेबोरेटरी। ये जो कंडीशन है, जो नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम एक लेबोरेटरीज में प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर लेबोरेटरीज में प्रोवाइड कर दे तो हो सकता है हम बहुत कम टाइमिंग में हमारे फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन कर ले, लेकिन जो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसको हम लेबोरेटरीज में नहीं कर सकते, इसलिए इसके फॉर्मेशन होने में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है।
Further, their rate of formation is very slow in comparison of their rate of consumption. जितना ज़्यादा आप इनका यूज करोगे उसके कंपैरिजन में इनका फॉर्मेशन का जो रेट है, यूज करने का रेट और फॉर्मेशन का रेट जो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. यूज करने का रेट तो है बहुत हाई और जो फॉर्मेशन होने का रेट है वो बहुत स्लो है. तो क्या होगा, इसके फॉर्मेशन जितना आप यूज कर रहे हो उसके कंपैरिजन में इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और एक टाइम पीरियड के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. So they will get exhausted in the near future due to the current rate of consumption. तो जो हमारा कंजप्शन का जो रेट है वो बहुत हाई होगा और इसका फॉर्मेशन जल्दी से नहीं हो पाता है, यानी ये इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो ये एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. कोक के क्या क्या कैरेक्टर है और इसके क्या यूजेस है. तो देखो, कोक के कैरेक्टर में हमने देखा था कि कोक कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है और सेकंड हमने देखा था एक बहुत टफ है, बहुत एक ब्लैक कलर का, डार्क कलर का मटेरियल होता है कोक और ये एक पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं. तो इसके कैरेक्टर देखो, कॉक इज हार्ड इन नेचर, हार्ड मटेरियल है. कॉक इज पोरस इन नेचर, कॉक इज ब्लैक इन कलर, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है और ये एक कार्बन का जो सबसे प्योर फॉर्म है वो कौन सा है, कोक है. नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ कोक. कोक का यूज किस में किया जाता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है और जो हमारे अदर जो मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में भी हम कोक का यूज करते हैं. तो देखो, इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज. इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. जो हमारे अदर मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन में भी हम किसका यूज करते हैं, कोक का यूज करते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. जो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये बताना आपको कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है. पेट्रोलियम वाज formed from dead organisms that got buried in the sea millions of year ago. million year ago क्या हुआ था, जो हमारे मैराइन ऑर्गेनिज्म से उनकी डेथ हुई थी. These dead bodies got covered with layers of sand and clay. इनके ऊपर सैंड, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड मैराइन ऑर्गेनिज्म से सॉइल एंड क्ले का इनके ऊपर लेयर प्रेजेंट हुआ. फिर क्या होता है, लैक ऑफ एयर. यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, इनका और मैराइन ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, सैंड एंड क्ले की लेयर बनती है. धीरे धीरे क्या होगा, इनको ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं रह पाएगा, ऑक्सीजन की एब्सेंट हो जाएगी. टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, क्योंकि लेयरिंग बनती जाती है तो प्रेशर हाई हो जाएगा. ट्रांसफॉर्म दीज डेड ऑर्गेनिजम्स. तो ये डेड जो ऑर्गेनिज्म से इनका कंप्लीटली डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डेड रिमेन्स में चेंज हो जाएंगे. ये फिर ये डेड रिमेन्स जो है हमारे, ये एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो जाते हैं. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ये कुछ डेटाज दिए हुए हैं, इनसे आपको एक ग्राफ फ्लो करना है. The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data is the form of a graph. इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है. प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द y एक्सिस एंड द ईयर ऑन द x एक्सिस. कि आपको बोल रहा है कि आपके पास जो ईयर है, ईयर को आपको किस एक्सिस पे लेना है, x एक्सिस पे आप ईयर का लेंगे डेटाज और जो y एक्सिस है इस पे आप शॉर्टेज का डेटाज लेंगे. तो आप इनका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो कुछ आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा. तो यहाँ पर आपने ईयर्स ले लिया और यहाँ पर डेटाज ले लिया. तो देखो, फर्स्ट 1991 में 7.9% शॉर्टेज था, तो 7.9 पर आप डॉट लगाएंगे. फिर 1992 में कितना था, 7.8, 7.9 से थोड़ा नीचे 7.8 और 1993 में 8.3 पर आप डॉट लगाए. और जब इन डॉट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से आपस में मैच करेंगे तो आप एक ग्राफ चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं. तो ये ग्राफ चार्ट इसमें प्लॉट करके आपको बताना था. तो जो हमने आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कंप्लीट किया है. तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम 20 क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम एक क्विज रखेंगे, जिस क्विज में ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे. तो हम हमारे अपकमिंग सेशन क्विज के साथ मिलते हैं. ओके, स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक यू.